चलिए पेज नंबर कौन सा है इसका बताओगे? और क्वेश्चन नंबर P5। देखिए इसमें हो क्या रहा है, एक मिनट, मुझे तो याद भी नहीं है। मिस्टर ए who transfers land and building on second following net consideration received 10 लाख। इसका मतलब इमोवल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। अगर इमोवल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50C लग जाता है, जहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी विच एवर इज हायर लेते हैं। बेच कितने में रहा है? 10 लाख में, और वैल्यूएशन कितना है? 17 लाख। तो कौन सी वैल्यू लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 17 लाख। और आजकल नोएडा में ये हो गया है कि सर्कल रेट ज्यादा है। सर्कल रेट मान लो 50 लाख चल रहा है, लेकिन लोग प्रॉपर्टी 40 लाख 30-30 लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो अब कितना लेंगे आप? सर्कल रेट ले लेंगे, और वो जेन्युइनली 30 लाख रुपए में बेच रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी का दाम सर्कल रेट से भी ज्यादा गिर चुका है। समझ में आया आपको? चलिए, तो यहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे? 17 लाख। अच्छा, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? सर्कल रेट चल रहा है मान लीजिए 50 लाख। सर्कल रेट कितना चल रहा है? 50 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी चल रहा है 70 लाख। पॉसिबल? तो जिस तरह से मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है, सर्कल रेट भी उसी हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए था। सरकार सो गई, इंक्रीज नहीं किया, तो सर्कल रेट तो वहीं का वहीं है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गया। अब असेसिंग ऑफिसर इस केस में क्या करेगा? अच्छा, उसका घर का राज है, फेयर मार्केट वैल्यू लेगा। वो क्या करता है, वो रेफरेंस डालता है वैल्यूएशन ऑफिसर को, और बोलता है कि सर ये सर्कल रेट भी कम है, क्या लेना चाहिए? ये वाला लेना चाहिए। फिर वैल्यूएशन ऑफिसर बताता है हाँ 70 लाख है। फिर एसएससी जो है वो इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, क्योंकि डिस्प्यूटेड है। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि वो रेफरेंस वैल्यूएशन ऑफिसर वाला भी होता है, उसको आप भूल जाओ, वो फाइनल लेवल पे आप करना। अभी फिलहाल तो कितना सर्कल रेट जो है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सर्कल रेट और नेट सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लो। कितना है ये? 17 लाख। अब देखो इसमें भी एक खास क्वेश्चन है, इस बार आईपीसीसी नवंबर 2017 में भी ये क्वेश्चन आया। इसने लैंड खरीदा, उसके बाद घर बनवाया है, इसका अलग अलग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करोगे या नहीं करोगे? करोगे। तो लैंड का आपने कॉस्ट इंडेक्सेशन अलग किया, और बिल्डिंग का अलग किया, और बिल्डिंग जो बनाया उसको हमने क्या माना? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माना है। और एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन इस बार मई 2017 में भी आया है कि वो क्या कर रहा है, लैंड खरीदा, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहा है। मान लो लैंड खरीदा होता है 95-96 में, बिल्डिंग बना रहा होता 16-17 में। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म ही रहता है, क्योंकि ये तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाता है। मान लो बिल्डिंग बेच रहा होता 16-17 में बना के, तो रहता है लॉन्ग टर्म ही। याद रखना इस चीज को। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है? और फिर इन एसेट को बेच के वो क्या खरीद रहा था? घर खरीद रहा है, और 54 EC 2017 में जो क्वेश्चन आया, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो थोड़ा सा मिक्स है। मैंने आपको कहा था इनकम टैक्स में कौन सा पॉइंट एक दूसरे को मिक्स करके वो क्वेश्चन बनाते हैं, तो हजारों परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, एक बात याद है आपको, सर्कल रेट 50 लाख जब एग्रीमेंट टू सेल हुआ, बिल्डर वाली प्रॉपर्टी याद है ना, मैंने क्या कहा था? और यहां पर मैंने 1 लाख रुपया एडवांस दे दिया चेक के थ्रू, और जब 3 साल बाद मुझे पोसेशन मिला तब सर्कल रेट 70 लाख हो गया, है ना? ऐसे केस में सर्कल रेट कौन सा लेते हो? 50 लाख लोगे। लेकिन अगर ये चेक से नहीं दिया, सारा का सारा कैश दिया है, तो 70 लाख लोगे। याद है ये? यही क्वेश्चन इस बार मई 2017 में भी था। तो वहां पर उन्होंने सर्कल रेट 2 डाले थे, और उन्होंने लिख दिया कि जिस दिन वो प्रॉपर्टी बुक कर रहा है उसने बुकिंग अमाउंट सारा का सारा कैश में दिया है, और जब रजिस्ट्री हुई है तब सर्कल रेट डाल दिया। तो कौन सा लेते? रजिस्ट्री वाला लेते। और उसने 1% ब्रोकरेज भी डाला है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस।
तो ये जो 1% जो ब्रोकरेज डाला ट्रांसफर एक्सपेंसेस, वो किसका लोगे? जितने में उसने बेचा है। समझ में आ रहा है? तो आपने तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये ले लिया होगा, लेकिन बेचा मान लो 60 लाख में, तो 60 लाख का 1% लोगे। तो यहां भी आपको फंसाने की कोशिश की। दूसरा, उसने सेल डीड मान लो हुआ 15-16 में, लेकिन रजिस्ट्री हुई है 16-17 में, तो किस ईयर का ट्रांसफर मानोगे? 15-16 का या 16-17 का? जब रजिस्ट्री हुई, आप याद करो जब मैंने आपको ट्रांसफर का डेफिनेशन करवाया था, तो मैंने कहा था जिस दिन चाबी दे, मैंने इसमें चेंज किया, सेल डीड फिर चाबी फिर रजिस्ट्री। तो चाबी की कहानी नहीं है, मैंने क्या कहा? सेल डीड और रजिस्ट्री। तो ऑब्वियसली क्या मानोगे? रजिस्ट्री मानोगे। ये भी उसमें एक पॉइंट था। तो कैपिटल गेन का इस बार जो क्वेश्चन आया, और इनफैक्ट जब भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है तो उसमें पॉइंट्स ज्यादा ही होते हैं, और कैपिटल गेन का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए। तो पीजीबीपी कैपिटल गेन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें भी वैल्यू असर्टेन्ड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर ऑन रेफरेंस बाय असेसिंग ऑफिसर, इसमें 17 लाख लिखा हुआ है। तो हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना ले लिया? 17 लाख। फिर इंडेक्स माइनस कर दिया, इतना आ गया 79113। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि वो कितने रुपए का एनएचएआई या आरईसीएल के बॉन्ड्स खरीदे कि इसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो उसमें कंडीशन है 6 महीने के खरीदेगा, इससे ज्यादा एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है? 2,05,000 है। तो पहले एग्जाम्पशन या पहले लॉस? पहले एग्जाम्पशन। अब सोचो वो क्यों लिख रहा है। आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कितने रुपए का एनएचएआई या आरईसीएल के बॉन्ड्स खरीदे। अब कुछ स्टूडेंट सोचेगा कि चलो लॉस पहले सेट ऑफ कर देते हैं, है ना। अगर पहले आप लॉस सेट ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? आप लिखेंगे एग्जाम्पशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन हमने क्या बताया था? पहले एग्जाम्पशन उसके बाद लॉस। आया क्वेश्चन? अच्छा था। चलिए